बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है असिस्टेड विजाइनल बर्थ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी मैं आपके साथ एग्जैक्टिव समरी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो इसमें इन्होंने डिटेल में बताया कि इसकी जो इंसिडेंस है ना वो 10 to 15% है असिस्टेड विजाइनल बर्थ का। ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि कैन असिस्टेड विजाइनल बर्थ बी अवॉइडेड। तो इसमें हमने पेशेंट को ये बताना है कि कंटिन्यू सपोर्ट ड्यूरिंग द लेबर जो है ना वो उससे आप असिस्टेड विजाइनल बर्थ का जो नीड है वो रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है ना ये इंक्रीज़ करता है नीड फॉर असिस्टेड विजाइनल बर्थ। ठीक है। और अगर आप एपिड्यूरल जो है ना वो एक्टिव फेज़ ऑफ द लेबर में लगाएंगे ना तो उसमें जो है ना इसकी नीड इंक्रीज़ नहीं होती। ठीक है। अगर कोई वुमेन जो है ना विदाउट एपिड्यूरल लेबर में है तो उसमें आपने उसको कहना है कि वो अपराइट और लेटरल पोजीशन अडॉप्ट करे। इससे जो है ना असिस्टेड विजाइनल बर्थ की नीड कम हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर किसी वुमेन को एपिड्यूरल लगा हुआ है तो फिर आपने उसको कहना है कि वो लाइंग डाउन और लेटरल पोजीशन अडॉप्ट करे। इससे स्पॉन्टेनियस विजाइनल डिलीवरी का जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा रेट। ठीक है। इसके अलावा आपने जो प्राइमरी ग्रेविड है उनको कहना है कि वो डिले पुशिंग करे फॉर 1 to 2 आवर्स। इससे भी आप जो है नीड कम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप जो है ना एक्टिव पुशिंग के दौरान जो एपिड्यूरल को डिसकंटिन्यू ना करें क्योंकि इससे पेशेंट को पेन ज़्यादा होती है। ठीक है। और जो है ना वो असिस्टेड विजाइनल बर्थ की नीड रिड्यूस नहीं होती। ठीक है। और लेकिन जो रीजनल एनाल्जेसिया है या फिर ऑक्सीटोसिन का यूज़ है या प्रोफाइलैक्टिक मैनुअल रोटेशन ऑफ द फीटल मेल पोजीशनिंग करते हैं ना तो इसके बारे में इनसफिशेंट एविडेंस है कि ये नीड को कम करता है कि नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपने जो है ना इसको डिफ़ाइन कैसे करना है असिस्टेड विजाइनल बर्थ को। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि यूज़ स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर असिस्टेड विजाइनल बर्थ टू प्रमोट द सेफ क्लिनिकल प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द हेल्थ प्रोफेशनल एंड ऑडिट ऑफ द आउटकम। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि वर्ड शुड बी असिस्टेड विजाइनल रिकमेंडेड और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रिकमेंडेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी क्या है। तो उसके लिए इन्होंने जो है ना वो टेबल 1 दिया हुआ है वो हम बाद में देखते हैं। पहले ये डिटेल देख लेते हैं। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी जो है ना वो एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है। ये सारा क्लिनिकल जजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन अगर जो है ना सस्पेक्टेड फीटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या प्रीडिस्पोजिशन जो फ्रैक्चर है तो ये रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ब्लड बोर्न वायरल इन्फेक्शन भी एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। और फीटल ब्लड सैम्पलिंग और फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स के बाद वैक्यूम की जो है ना कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। अलबत्ता जो है ना वैक्यूम के साथ सबग्लाइल हेमरेज और स्कैल्प ट्रॉमा का रिस्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फोर्सेप। ठीक है। इसलिए आपने बिलो 32 वीक्स इसको जो अवॉइड करना है वैक्यूम को और 32 से लेके 36 वीक्स तक आप कॉशन के साथ यूज़ करना है। ठीक है। अब हम टेबल 1 देख लेते हैं। इसके अंदर जो है ना इंडिकेशन ये गाइडलाइन के अंदर क्लासिफिकेशन दी हुई है असिस्टेड विजाइनल बर्थ की। तो जो है ना इसमें आउटलेट आ जाते हैं, लो कैविटी के आ जाते हैं और मिड कैविटी आ जाते हैं। ठीक है। तो आउटलेट आपने कब लगाने हैं जब फीटल स्कैल्प जो है ना विजिबल हो विदाउट सेपरेशन और फीटल स्कल जो है ना प्रीनियम पे हो, रोटेशन 45 डिग्री से ज़्यादा ना हो और फीटल ठीक है। और फीटल जो है ना लो कैविटी वो आपने लगाने हैं अगर फीटल स्कल जो है ना +2 पे हो। ठीक है। और या तो आपको जो है ना नॉन रोटेशनल फोर्सेप लेस देन 45 डिग्री पे लगाने पड़े या मोर देन 45 डिग्री रोटेशन करनी पड़े। ठीक है। तो इस पर आप लो कैविटी लगा सकते हैं। जो तो मिड कैविटी है ना फीटल हेड नो मोर देन 1/5 पैल्पेबल पर एब्डोमेन और लीडिंग पॉइंट ऑफ द स्कल जो है ना वो 0 या +1 पे हो। इसमें भी वही है कि नॉन रोटेशनल लेस देन 45 डिग्री और रोटेशनल 45 डिग्री। तो उसके ऊपर आप जो है ना मिड कैविटी फोर्सेप लगा सकते हैं। इसके बाद ये टेबल 2 दिया हुआ है इंडिकेशन ऑफ असिस्टेड विजाइनल बर्थ। तो इसके अंदर फीटल आ जाती है, मैटरनल आ जाती है और कंबाइन आ जाती हैं। जो फीटल है उसके अंदर सस्पेक्टेड फीटल कॉम्प्रोमाइज़ है, CTG पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल फीटल ब्लड सैम्पलिंग है या फिर जो है ना थिक मकोनियम है। तो उस पर आप जो है ना वो आप लगा सकते हैं, असिस्टेड विजाइनल बर्थ करवा सकते हैं। जो मैटरनल है, मैटरनल में नली पैरस है कि उसके 3 आवर्स की जो है ना वो एक्टिव पुशिंग के बाद विद रीजनल एनेस्थीसिया और 2 आवर की पुशिंग है विदाउट रीजनल एनेस्थीसिया। ठीक है। और या फिर मल्टी पैरस है उसमें कंटिन्यू 2 आवर्स की पुशिंग है विद एनाल्जेसिया और 1 आवर की पुशिंग है विदाउट एनाल्जेसिया। ठीक है। मैटरनल एग्जॉशन और डिस्ट्रेस है, ये मैटरनल कोई मेडिकल इंडिकेशन है जैसे कि माइट्रल स्टेनोसिस है। ठीक है। और MR है उसमें आप कर सकते हैं ताकि वाल्सल्वा मनोवर अवॉइड कर सकें। और कंबाइन फीटल और मैटरनल इंडिकेशन भी होती हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एसेंशियल सेफ्टी क्राइटेरिया फॉर द असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी। तो उसमें वो कहने की ये क्लिनिकल सिचुएशन और एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने टेबल 3 दिया जिसके अंदर हम सेफ्टी क्राइटेरिया देख लेते हैं, ठीक है। सेफ्टी क्राइटेरिया में आपने सबसे पहले एब्डोमिनल वजाइनल एग्जामिनेशन पे देखना है कि हैड नो मोर देन 1/5 पैल्पेबल सर्विक्सफुली डायलेटेड और स्टेशन 0 या बिलो हो, पोजीशन ऑफ द फिटल हेड आपको पता हो, कैपिटल और मोल्डिंग नहीं होनी चाहिए, पेल्विस भी एडिक्यूट होना चाहिए, ठीक है। मदर में आपने जो है ना उसको क्लियर एक्सप्लेन कर देना है, उसमें आपने उसका ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना है, उसको एनाल्जेसिया देना है, उसका ब्लैडर एम्प्टी करवा देना है, इंटरवेलिंग कैथेटर को रिमूव कर देना है और एसेप्टिक टेक्निक करनी है, ठीक है। जो है प्रेपरेशन ऑफ स्टाफ, तो ऑपरेटर जो होना चाहिए उसके पास नॉलेज एक्सपीरियंस और स्किल होना चाहिए, एडिक्वेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बैकअप प्लान होना चाहिए आपके पास, आपको कॉम्प्लिकेशन का पता होना चाहिए और पर्सनल जो है ना हमेशा ट्रेंड प्रेजेंट होना चाहिए ताकि न्यूनेटल रिससिटेशन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड, नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड हैव अ रोल असेसमेंट और प्रायर टू असिस्टेड वजाइनल बर्थ। तो इसके बारे में अनसर्टेनिटी है कि अल्ट्रासाउंड का कोई रोल है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह टाइप ऑफ कंसेंट आपने कैसे लेनी है। तो असिस्टेड वजाइनल बर्थ जो है ना ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी तो आपने एंटीनेटली ही उसको जो है वो बता देना है असिस्टेड वजाइनल बर्थ। तो लेकिन जो है अगर तो बर्थ रूम प्रोसीजर है जिसमें जो है ना लो चांस है फेलियर का, तो उसमें आप वर्बल कंसेंट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो है ना मिड पेल्विस या रोटेशनल बर्थ इंडिकेटेड है जिसके जो आपने ऑपरेशन थिएटर के अंदर करना है, तो उसके लिए जो है ना ऑपरेशन थिएटर की रिटन कंसेंट रिक्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपने परफॉर्म कैसे करना है असिस्टेड वजाइनल बर्थ। तो इसमें जो है ना हु शुड परफॉर्म असिस्टेड वजाइनल बर्थ, तो इसमें वो कह रहे हैं कि ऑपरेटर जिसके पास नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस हो उसको जो है वो ये करनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपने ट्रेनी को एडवाइस करना है कि पहले वो स्पॉन्टेनियस वजाइनल बर्थ में एक्सपर्टीज़ अचीव करे, ठीक है। उसके बाद अगर तो ऑब्स्टेटिक ट्रेनिंग ने वैक्यूम या फोर्सेप के बारे में उनको ना आपने अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देनी है बाय द नॉलेज सिमुलेशन ट्रेनिंग और क्लिनिकल ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है। कॉम्पिटेंसी हमेशा डेमोस्ट्रेट करनी है बिफोर कंडक्टिंग अनसुपरवाइज बर्थ, ठीक है। और अगर कॉम्प्लिकेटेड असिस्टेड वजाइनल बर्थ आपने करवानी है ना तो उसके लिए एक्सपीरियंस ऑपरेटर को करनी चाहिए या फिर अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सपीरियंस ऑपरेटर आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि हु शुड सुपरवाइज असिस्टेड वजाइनल बर्थ, सुपरवाइज किसको करनी चाहिए। तो एक्सपीरियंस ऑपरेटर जिसको जो कि मिड पेल्विक बर्थ के अंदर कॉम्पिटेंट हो और उसके पास जो है ना स्किल हो तो उसको जो है ना सुपरवाइज़ करनी चाहिए, ठीक है। वेयर शुड असिस्टेड वजाइनल बर्थ आपने करवानी कहाँ पे है। तो जहाँ पे लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है तो उसको आपने बर्थ रूम के अंदर ही करवा लेनी है, ठीक है। लेकिन जहाँ हाई रिस्क ऑफ फेलियर है ना तो उसमें आपने ट्रायल ऑफ फोर्सेप देना है जहाँ पे आप के अंदर जो है ना वो सी सेक्शन का इमीडिएट कोर्स मौजूद हो। नेक्स्ट आ जाता है कि वट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपने असिस्टेड वजाइनल बर्थ के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया जो है आउटलेट है, लो कैविटी है, मिड कैविटी है, तो वो टेबल भी आप देख लें। साथ में उन्होंने ये लिखा है कि ये क्लिनिकल सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो ऑपरेटर को ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स है पर वैक्यूम है ना उसमें वैक्यूम के साथ जो है ना फेलियर रेट ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा प्रीनियल ट्रॉमा जो है ना फोर्सेप्स के साथ ज़्यादा है। सॉफ्ट कप जो वैक्यूम है उसके साथ फेलियर रेट ज़्यादा है। और जो रोटेशनल बर्थ है ना उसके लिए एक्सपीरियंस ऑपरेटर मौजूद होना चाहिए। इसमें आप 3 तरह से रोटेशनल बर्थ करवा सकते हैं, बाइकीलियन रोटेशनल फोर्सेप, मैनुअल रोटेशन करके बाद में डायरेक्ट ट्रैक्शन फोर्सेप और वैक्यूम अप्लाई कर दें, या आप रोटेशनल वैक्यूम एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। 3 तरह से आप रोटेशनल बर्थ करवा सकते हैं। वैन शुड वैक्यूम असिस्टेंट बर्थ आप डिसकॉन्टिन्यू आपने कब करनी है कि देर इज़ नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव डिसेंट विद द मॉडरेट ट्रैक्शन ड्यूरिंग ईच पुल और करेक्टली अप्लाइड इंस्ट्रूमेंट बाय द एक्सपीरियंस ऑपरेटर, तो आपने इसको डिसकॉन्टिन्यू कर देना है। जो कंप्लीट वैक्यूम असिस्टेंट बर्थ है ना वो 3 पुल्स ब्रिंग द फिटल हेड ऑन द पीरिनियम, तो ठीक है। उस 3 एडिशनल पुल उसमें अगर तो प्रीमियम पे हेड आ जाता है तो 3 एडिशनल पुल आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मिनिमल डिसेंट है फर्स्ट 2 पुल के साथ तो ऑपरेटर को चाहिए कि वो अपने देखे कि एप्लीकेशन सब ऑप्टिमल तो नहीं, फीटल पोजीशन क्या है और सीपीडी तो नहीं है। जो लेस एक्सपीरियंस ऑपरेटर उसको चाहिए कि वो सेकंड ओपिनियन ले ले, लेकिन जो एक्सपीरियंस ऑपरेटर है उसको चाहिए कि वो अपनी ना रीवैल्यूएट कर ले अपनी क्लिनिकल फाइंडिंग्स को, ठीक है। अगर तो वैक्यूम असिस्टेंट बर्थ 2 पॉप ऑफ के बाद जो है ना 2 पॉप ऑफ हो जाता है इंस्ट्रूमेंट का, तो आपने वैक्यूम असिस्टेंट बर्थ को जो है ना वो डिसकॉन्टिन्यू कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रैपिड जो नेगेटिव प्रेशर है ना अप्लाइड फॉर वैक्यूम असिस्टेंट बर्थ वो रिकमेंडेड है। इससे जो है ना वो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसीजर और मटर्नल और न्यूनेटल आउटकम जो है ना बेटर हो जाता है। सीक्वेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है ना उसके साथ ट्रॉमा का रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है।
सीक्वेंशियल का मतलब है कि आप पहले वैक्यूम लगा रहे हो फिर उसके बाद आप जो है ना वो फोर्सेप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। उसमें न्यूनेटल मॉर्बिडिटी और इसके अलावा जो है ना वो बर्स्ट ट्रॉमा का रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए आपने हर टाइम जो है ना न्यूनाटोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। इसके अलावा जो सीक्वेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ में ऑब्स्टैटिक और एनल स्फिंक्टर इंजरी का रिस्क भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड अटेम्प्टेड फोर्सेप डिसकंटिन्यू, फोर्सेप्स को आप कब डिसकंटिन्यू करना है। पहले हमने पढ़ा था कि वैक्यूम को हमने कब डिसकंटिन्यू करना है, तो ये फोर्सेप है। फोर्सेप में वो कह रहे हैं कि या तो वो अप्लाई ना हो रहे हों, या उसके हैंडल लॉक ना हो, या फिर लैक ऑफ प्रोग्रेसिव डिसेंट हो, ठीक है। इफ़ रोटेशन इज़ नॉट ईजिली अचीवेबल विद जेंटल ट्रैक्शन, तो जेंटल प्रेशर तो भी आपने डिसकंटिन्यू कर देना है। इफ़ द बर्थ इज़ नॉट इमिनेंट फॉलिंग 3 पुल्स, तो भी आपने फोर्सेप्स को डिसकंटिन्यू कर देना है। लेकिन अगर मिनिमल डिसेंट हो रहा है फर्स्ट 1 और 2 पुल के साथ, तो फिर वही सेम है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को चेक करना है, पोजीशन को चेक करना है, सीपीडी को रूल आउट करना है। और लेस एक्सपीरियंस को ऑपरेटर को चाहिए कि वो सेकंड ओपिनियन ले ले, लेकिन जो एक्सपीरियंस ऑपरेटर है उसको चाहिए कि वो रीवैल्यूएशन करे, ठीक है। न्यूनाटोलॉजिस्ट को भी आपने इन्फॉर्म कर देना। और जो फेल्ड ऑपरेटिव जाने डिलीवरी के केस में फिटल हेल्ड इम्पेक्शन का रिस्क होता है सी सेक्शन के दौरान, इसलिए आपको जो है ना इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि कौन सा मैनूवर करना है। नेक्स्ट है कि रोल ऑफ एपिजोटमी, तो वो कहने हैं कि ये जो मीडियल ऑर्डर एपिजोटमी है उसके साथ बारे में कुछ एविडेंस हैं कि ये जो है वो स्फिंक्टर इंजरी को कम करती है, ठीक है। अब आ जाता है आफ्टर केयर। तो आफ्टर केयर में सबसे पहले एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं। आपने सिंगल प्रोफाइलैक्टिक डोज ऑफ IV अमोक्सिलिन और क्लेविलोनिक एसिड देनी है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक तो ये है कि आप हाइजीन और एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करें। थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस जो है ना वो आपने रिस्क और नीड के अकॉर्डिंग जो है ना वो रीअसेस करना है वुमेन को। और एनाल्जेसिया आप उसको जो है ना अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो एनसेड्स या पैरासीटामोल रूटीनली दे सकते हैं, ठीक है। प्रिकॉशन आपने ये करना है कि पेशेंट में ना रिटेंशन का रिस्क होता है, ठीक है। आपने टाइम ऑफ फर्स्ट अवॉइड जो है ना वो ज़रूर मोनीटर और डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। अगर तो जो है रिटेंशन हो तो फिर सस्पेक्टेड हो तो आप पोस्ट रेजिडुअल जो है ना वॉल्यूम चेक के लिए स्कैन करवा सकते हैं पेशेंट का। नेक्स्ट है कि जो ओरिजिनल एनाल्जेसिया वाले पेशेंट हैं ना उनको आपने इंटरवेलिंग कैथेटर रखना है ताकि जो है ना उनके अंदर रिटेंशन ना हो सके, और ये आप लोकल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग रिमूव कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी डायरेक्टेड स्ट्रेटजी भी आपने अप्लाई करनी है ताकि पेशेंट के अंदर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ना हो सके फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। साइकोलॉजिकल जो मॉर्बिडिटी है ना पेशेंट को वो आपने कैसे रिड्यूस करनी है, उसमें पेशेंट को आपने कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव सपोर्ट देनी है। और वुमेन का आपने जो है ना जिन वुमेन के अंदर जो है हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट का रिव्यू करना है, उनको फ्यूचर बर्थ के बारे में जो है गाइड करना है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जिस ऑब्स्टेटिशियन ने प्रोसीजर किया है ना वही पेशेंट को रिव्यू करे, ठीक है। और जिन वुमेन की ट्रॉमेटिक बर्थ है उसको भी आपने सपोर्ट देनी है। और इसके अलावा सिंगल सेशन नहीं करना, और आपने जो मल्टीपल सेशन करने हैं ताकि जो है ना साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन और ट्रॉमा को रिलीव कर सकें। लेकिन अगर वुमेन के अंदर परसिस्टेंट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है तो फिर 1 मंथ के बाद आपने स्किल प्रोफेशनल के पास उसको रेफ़र कर देना है। इन्फॉर्मेशन आपने फ्यूचर बर्थ के बारे में वुमेन को क्या देनी है, आपने बताना है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसकी स्पॉन्टेनियस विजाइनल बर्थ होगी। लेकिन जिनके अंदर 3rd और 4th डिग्री पीरियनियल टीयर है या फिर उसके पेल्विक फ्लोर मॉर्बिडिटी है तो उसके बारे में हमने इंडिविजुअलाइज केयर देनी है। गवर्नेंस और इशू क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखनी है जिसमें असेसमेंट, डिसीजन, कंडक्ट और प्रोसीजर, प्लान ऑफ पोस्ट नेटल केयर और इस इंफॉर्मेशन फॉर काउंसलिंग इन रिलेशन टू सबसीक्वेंट प्रेगनेंसी, ये सब कुछ आपने ज़रूर लिखना है। और इसके अलावा पेयर्ड कॉर्ड ब्लड सैम्पलिंग आपने प्रोसेस और रिकॉर्ड करनी है फॉलोइंग ऑल अटैम्प्ट्स ऑफ असिस्टिव विजाइनल बर्थ, ठीक है। एडवर्स आउटकम इंक्लूडिंग अनसक्सेसफुल विजाइनल बर्थ है, ऑब्स्टेटिक हेमरेज है, शोल्डर डिस्ट्रोशिया, स्फिंक्टर इंजरी है, न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन है, ये सब कुछ भी आपने उसके अंदर डॉक्यूमेंट करना है। सीरियस जो एडवर्स इवेंट्स अगर हो जाता है तो उसको आपने कैसे डील करना है, तो आपने ना ऑब्स्टेटिशियन को चाहिए कि वो ऑनगोइंग केयर को इंश्योर करे, ठीक है। और ऑनेस्ट डे रिगार्डिंग द वूमेन कि व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, और इसके अलावा उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग में, कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरीज़ में, और रेगुलर रिव्यू और ऑडिट के अंदर उसको जो है ना पार्टिसिपेट करना चाहिए। मटर्निटी यूनिट शुड प्रोवाइड अ सेफ एंड सपोर्टिव फ्रेमवर्क टू सपोर्ट द वुमेन देयर फैमिली स्टाफ व्हेन सीरियस एडवर्स इवेंट्स ऑकर। थैंक यू।